जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का विमल क्लासेस सिविल सर्विसेज के एजुकेशनल फाउंडेशन में स्वागत है। तो आइए प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के सेक्शनल टेस्ट 1 के बारे में। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिस्ट्री और पॉलिटी के दो सेक्शनल टेस्ट अपडेट किए जा चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखा है तो उनको जाकर के देख लीजिएगा। और आज हम केवल बात करेंगे ज्योग्राफी के सेक्शनल टेस्ट 1 के बारे में। ठीक है, और बाकी सभी टेस्ट सीरीज आप लोगों की एप्लीकेशन पे विद सोल्यूशन अपडेट कर दी गई हैं, तो वहां से भी आप लोग एनरोल करके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को बताया, ज्योग्राफी का सेक्शनल टेस्ट 1 है और इसको हम लोग जो है सभी क्वेश्चंस को डिटेल में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन हम लोगों को दिया है कि पश्चिमी घाट के बारे में, जो पश्चिमी घाट है उस पश्चिमी घाट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट दिया है कि यह तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से गुजर रहा है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि पश्चिमी ढलान तीव्र है जबकि पूर्वी ढलान सौम्य है। थर्ड स्टेटमेंट है इसके उच्च कटाव और घनी वनस्पति के कारण इसमें खनिजों की कमी है। फोर्थ स्टेटमेंट में कहा है कि यह एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है जिसका निर्माण भूमि के एक हिस्से के अरब सागर में नीचे की ओर झुकने से हुआ है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, हमें बताना है कि ऊपर जो कथन दिए गए हैं इनमें से हमारे कौन से सही हैं। तो याद रखिएगा, जो पश्चिमी घाट है वो हमारा 6 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में फैला हुआ है ये पश्चिमी घाट जो है? याद रखिएगा, अगर हम लोग पश्चिमी घाट की बात करें तो ये पश्चिमी घाट जो है कितने राज्यों में 6 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, ये 6 राज्यों में फैला हुआ है। और वो 6 राज्य कौन से हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है, केरल है, तमिलनाडु है। यानी कि पहला वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ठीक है। और जो पश्चिमी घाट है, याद रखिएगा, समुद्र की ओर अपनी जो तीव्र ढलान है उनके साथ जो जलधाराएं हैं, जो घाटियां हैं, है ना, तो घाटियों के द्वारा जो गहराई होती है उससे विच्छेदित है। लेकिन भूमि की ओर उनकी ढलानें क्या हैं? हल्की हैं, सौम्य हैं। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी हमारा करेक्ट है। और इस क्षेत्र में जो प्रमुख चट्टानें पाई जाती हैं उनमें बेसाल्ट, चार्नोकाइट्स, ग्रेनाइट गनीस या खोंडालाइट्स, लेप्टिनाइट्स, ठीक है, मेटामॉर्फिक गनीस, इनके साथ देखें तो जो क्रिस्टली चूना पत्थर होता है, लौह अयस्क होता है, या डोलराइट्स होता है, या एनोथोसाइट्स होता है, इनकी अलग अलग घटनाएं इसमें शामिल होती हैं। तो लेकिन ये कह रहा है कि उच्च कटाव और घनी वनस्पति के कारण इसमें खनिज की कमी है, तो ये बिल्कुल थर्ड स्टेटमेंट गलत है। और पश्चिमी घाट के भूविज्ञान के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो उसके संबंध में 2 दृष्टिकोण हैं। यानी कि जो पहला दृष्टिकोण है वो इस बात को कहता है कि पश्चिमी घाट के जो पहाड़ हैं वो अरब सागर में भूमि के एक हिस्से के नीचे की ओर झुकने के कारण बने हुए क्या है? ब्लॉक पर्वत हैं। ठीक है, तो ये चौथा स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि हमारा इसमें थर्ड स्टेटमेंट गलत है, बस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा है अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में लवणता कम क्यों है? पहला ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी का आकार अरब सागर से भी बड़ा है। सेकंड है बंगाल की खाड़ी में मीठे पानी का बड़ा प्रवाह। थर्ड है बड़ी संख्या में नमक उत्पादक उद्योग बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित हैं। और फोर्थ है अरब सागर के तट पर कोई डेल्टा निर्माण नहीं होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी में मीठे पानी का बड़ा प्रवाह। क्योंकि नदियों से पानी के प्रवाह के कारण देखोगे जो बंगाल की खाड़ी है उसमें लवणता क्या है? कम है। यानी कि इसके विपरीत जो उच्च वाष्पीकरण और ताजे पानी के कम प्रवाह के कारण क्या होता है कि अरब सागर में उच्च लवणता हम लोगों को दिखाई देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है जब आप
जब आप सूरत से कोलकाता की यात्रा शुरू करते हैं तो आपको निम्नलिखित पहाड़ों का सामना किस क्रम में करना होगा। पहला दिया है मैकाला रेंज, सेकंड है महादेव पहाड़ियां, रामगढ़ की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। याद रखिएगा, मैंने जैसे बताया आप लोग क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि सूरत से कोलकाता की यात्रा शुरू करते हैं तो किन पहाड़ों का सामना किस क्रम में करना होगा। याद रखिएगा, जो यात्री होगा सबसे पहले महादेव पहाड़ियां, फिर मैकाला पहाड़ियां वहां पहुंचेगा और दोनों दक्कन के पठार का उत्तरी भाग है। आगे पूर्व की यात्रा करते हुए यात्री जो है रामगढ़ की पहाड़ियां पर पहुंचेगा और राजमहल की पहाड़ियां वो क्या है, पूर्वी हैं। ठीक है, तो यहां सबसे पहले मैंने बताया कि महादेव पहाड़ियां, ठीक है ना, महादेव पहाड़ियां सबसे पहले महादेव पहाड़ियों पर पहुंचेगा, उसके बाद फिर मैकाले पहाड़ियों पर पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, मैकाले पहाड़ियों पर पहुंचेगा। उसके बाद कहां पहुंचेगा, रामगढ़ की पहाड़ियों पर। उसके बाद चौथे नंबर पर राजमहल की पहाड़ियों पर पहुंचेगा। तो इसका कूट बन जाएगा 2 1 3 4, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है महान सीमा भ्रंश विंध्यन पहाड़ियों को सतपुड़ा पहाड़ियों से अलग करता है। सेकंड है मालदा भ्रंश भारत के उत्तर पूर्वी भागों और छोटा नागपुर पठार को अलग करता है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। तो याद रखिएगा, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जीबीएफ यानी कि विंध्यन पहाड़ी जो प्रणाली है उसको लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तक अरावली से अलग करता है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। और उत्तर पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश और जो छोटा नागपुर पठार है उससे अलग होते हैं। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल दो स्टेटमेंट जो है वो हमारा ठीक है, करेक्ट है। राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि हिमालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है इसकी चौड़ाई पश्चिम से पूर्व दिशा में इसकी संपूर्ण सीमा में लगभग समान है। सेकंड में कहा है लगभग सभी ऊंची चोटियां और हिम ग्लेशियर हिमालय के सुदूर पश्चिम में ही स्थित हैं। थर्ड स्टेटमेंट है कि हिमालय में कार्यवेयर क्षेत्र केसर की खेती के लिए जाना जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। याद रखिएगा, ग्रेट हिमालयन रेंज की बात करें तो अनुमानित लंबाई जिसकी केंद्रीय अक्षीय रेंज के रूप में भी जानी जाती है, यानी कि पूर्व से पश्चिम तक 2500 किलोमीटर है और उनकी चौड़ाई उत्तर से दक्षिण तक देखोगे तो 160 से लेकर के 400 किलोमीटर के बीच में अलग अलग होती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल क्या है, गलत है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, और नामचा बरवा, माउंट एवरेस्ट, K2, ये जो ऊंची चोटियां हैं जम्मू कश्मीर जो चोटियां हैं वो जम्मू जैसा ग्लेशियर जो है वो पूर्वी हिमालय में स्थित है। कहां पर, पूर्वी हिमालय में स्थित है। तो सेकंड वाला भी हमारा गलत है। अगर बात करें कश्मीर की थोड़ी सी हम लोग यहां पे, तो कश्मीर हिमालय करेवा संयुक्त संरचनाओं के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जो कि केसर की एक स्थानीय किस्म जाफरान जो होती है उसकी खेती के लिए उपयोगी होता है। यानी करेवा जो है हिमानी मिट्टी और मोरिन से युक्त क्या है जो, और बाकी की जो सामग्रियां होती हैं उनके मोटे भंडार के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 इसमें सही नहीं है। अगले क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पूर्वी घाट का हिस्सा है। नल्लामाला पहाड़ियां, सेवराय हिल्स, अनाईमलाई पहाड़ियां और शेषचलम पहाड़ियां। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 और 4। 1 2 और 4 तीसरी पहाड़ियां जो है पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है नहर सिंचाई का मुख्य संकेंद्रण मुख्यतः उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है कुओं और ट्यूबवेल सिंचाई के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है टैंक सिंचाई के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाया जाता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो याद रखिएगा, नहरों के द्वारा देश के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग भाग उत्तर प्रदेश में है और अन्य प्रमुख राज्य जहां नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है वो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बिहार है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और उत्तर प्रदेश में देखोगे तो कुओं से सिंचाई का सबसे बड़ा क्षेत्र है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में, ना कि महाराष्ट्र में। इसके बाद आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और फिर बिहार का स्थान आ जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है। और टैंक सिंचाई की बात करें तो टैंक सिंचाई प्रायद्वीपीय जो पठार क्षेत्र होते हैं उनमें लोकप्रिय है, जहां पे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सबसे पहले राज्य हैं। और भारत में टैंक सिंचाई का सबसे बड़ा क्षेत्र 29% आंध्र प्रदेश में है, इसके बाद तमिलनाडु में 23% है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है भारत में झीलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसके संबंध में? झीलों के संबंध में। फर्स्ट ऑप्शन दिया है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। सेकंड है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय साल्ट लेक झील सांवर झील है। भारत की सबसे लंबी झील पुलकित लेगून है। टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप बनी झील वुलर झील है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये इसके संबंध में, झील के संबंध में बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखो चिल्का झील के बाद में पुलकित झील दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, जबकि वेम्बनाड भारत की सबसे लंबी झील है और केरल की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। और ये पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल भी है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला फुजिवारा प्रभाव निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? पहला ऑप्शन है 2 चक्रवातों का मिलन, सेकंड है अल नीनो दक्षिणी दोलन, थर्ड है अपवेलिंग घटना का अवसाद और फोर्थ है ज्वालामुखी से उत्पन्न सुनामी प्रभाव। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 चक्रवातों का मिलन। क्योंकि फुजिवारा प्रभाव देखोगे तो एक ऐसी घटना है, ये तब घटित होती है जब 2 निकटवर्ती चक्रवात या चक्रवाती भंवर जो है एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं और अपने जो संबंधित जो रिलेटेड कम दबाव वाले जो क्षेत्र होते हैं उनके परिसंचरण के बीच की दूरी को ये क्या कर देते हैं? बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 चक्रवातों का मिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है यदि आप आमतौर पर प्रायद्वीपीय भारत और विशेष रूप से तमिलनाडु का दौरा करते हैं तो आप निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को मुख्य रूप से देख सकते हैं? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी। तो याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल मिट्टी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल मिट्टी। क्योंकि लाल मिट्टी दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पे क्रिस्टलीय जो आग्नेय चट्टान है वहां पर विकसित होती है, यानी कि हाइड्रेटेड रूप में देखोगे तो ये पीला दिखता है बिल्कुल, यानी कि जो महीन दाने वाली जो लाल और पीली मिट्टी होती है वो जनरली उपजाऊ होती है। ठीक है ना, लेकिन शुष्क ऊपरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो मोटे दाने वाली मिट्टी होती है उसकी उर्वरता कम होती है, उनमें आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस इनकी कमी होती है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जा सकती है? स्थानांतरण की खेती, पलवार, पट्टीदार खेती, फसल चक्र और जियोटेक्सटाइल। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, इसका राइट आंसर देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए स्थानांतरण खेती क्या है? एक कृषि प्रणाली है जिसमें भूमि के जो भूखंड होते हैं उन पर स्थायी रूप से खेती की जाती है, फिर इन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन गड़बड़ी के बाद जो परतीय वनस्पति होती है उसको स्वतंत्र रूप से कह सकते हैं बढ़ने की अनुमति दी जाती है। लेकिन कृषक क्या करते हैं? दूसरे भूखंड पर चले जाते हैं। इससे क्या होगा कि मिट्टी खत्म हो जाती है और मिट्टी का कटाव बढ़ जाएगा, ना कि रुकेगा। तो फर्स्ट वाला तो हो ही नहीं सकता, गलत हो गया। माल्चिंग
जो पौधे होते हैं उनकी वृद्धि को देखोगे तो विकास और कुशल फसल जो होती है उसके उत्पादन के लिए अधिक जो अनुकूल परिस्थितियां होती हैं उनको बनाने के लिए जो मिट्टी है, जमीन है, उसको ढकने की प्रक्रिया या अभ्यास कह सकते हो। क्योंकि मल्च क्या है, एक टेक्नोलॉजी का वर्ड है। मिट्टी को ढकना यानी मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए अपनाई जाने वाली विधियों में से एक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है। और जो स्ट्रिप क्रॉपिंग खेती होती है, ये एक कह सकते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है, खेती की एक विधि है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि एक खेत को जो है लंबी या संकीर्ण पट्टियों में विभाजित किया जाता है, जो कि फसल चक्रण प्रणाली में बारी बारी से खेती की जाती है। इसका उपयोग कब करते हैं, जब ढलान बहुत अधिक तीव्र हो, जब मिट्टी के कटाव को रोकने का कोई वैकल्पिक तरीका ना हो, तब इसका यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ये इसका हो जाएगा। पट्टीदार खेती की बात करें भाई, एक चीज आप लोग जानते हो, फसल चक्रण जो होता है, फसल चक्रण जो होता है, और फसल चक्रण में क्या होता है, जो मौसम बढ़ता है और मौसम में बढ़ते मौसम के क्रम में क्या होता है, एक ही क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की जो फसलें होती हैं उनकी एक श्रृंखला उगाने की प्रथा होती है। यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं उनके सेट कह सकते हैं, या कीट या खरपतवार के दबाव में कह सकते हो, या प्रतिरोधी कीट कह सकते हो, या खरपतवार के विकास की जो संभावना है उस पर निर्भरता को कम करता है ये। वहीं जियो टेक्सटाइल की बात करें तो ये पारगम्य कपड़े हैं जो कि मिट्टी के साथ मिलकर के उपयोग किए जाने वाले या उपयोग किए जाने पर अलग करने या फिल्टर करने पर या सुदृढ़ करने पर या सुरक्षा करने पर, है ना, तो इन सबको निकालने की क्षमता रखते हैं। आमतौर पर देखोगे तो जो पॉलीप्रोपाइनिल होता है या जो पॉलिएस्टर होता है उनसे बने होते हैं। जो भू टेक्सटाइल कपड़े हो गए, ये 3 मूल रूपों में आते हैं, बुने हुए यानी कि मेल बैग सैकिंग के समान, सुई छिद्रित होते हैं फेल्ट के समान जो होते हैं, या हीट बॉन्डेड जो कि प्रेस के हुए फेल्ट के समान होते हैं। इसका उपयोग मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी हमारा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4 और 5। 2, 3, 4 और 5। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा है मुहाना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है मुहाना समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच एक प्रकार का इकोटोन है। सेकंड स्टेटमेंट है ये बंदरगाहों एवं बंदरगाहों के रूप में उपयुक्त नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट है भारत में अधिकांश ज्वारनद मुख पश्चिमी तट पर स्थित हैं। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। याद रखिएगा, मुहाना, मुहाना क्या होता है, यानी कि मुहाना एक ऐसा स्थान है जहां नदी नाला समुद्र में खुलते हैं, यानी कि खारे पानी का आंशिक रूप से घिरा हुआ तटीय क्षेत्र है। यानी कि नदी पर्यावरण और समुद्री पर्यावरण के बीच एक संक्रमण क्षेत्र, यानी कि क्या बनाता है, इकोटोन बनाता है। ठीक है, इकोटोन बनाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। ये गहरे होते हैं और समुद्री अतिक्रमण से देखोगे तो अच्छी तरह से, मतलब बिल्कुल एक तरीके से सुरक्षित हैं, और इसलिए बंदरगाह या बंदरगाहों के निर्माण के लिए आदर्श स्थान उनके लिए उपयोगी है। ठीक है, तो सेकंड गलत है क्योंकि ये कह रहा है कि उपयुक्त नहीं है। और याद रखिएगा, भारत का पश्चिमी तट, भारत का जो पश्चिमी तट है हम लोग कह सकते हैं कि एक जलमग्न तट है, जिससे तट के अचानक समाप्त होने या फिर जो पश्चिमी नदियां हैं उनके कम दबाव के कारण मुहाना बनाना आसान हो जाता है। हालांकि कई बड़ी पूर्वी नदियों के प्रवाह के कारण देखोगे तो पूर्वी तट पर बड़े मुहाने बनते हैं और पश्चिमी तट पर अधिक संख्या में मुहाना बनता है, याद रखिएगा। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। ठीक है, केवल 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है भारत में वर्षा परिवर्तनशीलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है पश्चिमी घाट उच्च वर्षा के साथ साथ उच्च वर्षा परिवर्तनशीलता वाला क्षेत्र है। सेकंड है विदर्भ जैसे दक्कन के अंदरूनी हिस्सों में कम वर्षा के साथ साथ कम वर्षा परिवर्तनशीलता भी होती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी घाट है उच्च वर्षा वाला क्षेत्र ऐसा हम लोग कह सकते हैं,
और यहाँ 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और वर्षा परिवर्तनशीलता से मतलब क्या है, किसी विशेष वर्ष में किसी क्षेत्र में वर्षा में बड़ी जो असमानता होती है, यानी पश्चिमी घाट में देखोगे तो वर्षा परिवर्तनशीलता कम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में पूरे वर्ष लगातार वर्षा होती है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत। और दक्कन के अंदरूनी हिस्से की बात करें तो अंदरूनी हिस्सा या तो प्रायद्वीपीय के केंद्र में है या पश्चिमी घाट के निचले हिस्से में स्थित है, या इसलिए कह सकते हैं बहुत कम वर्षा होती है यहाँ। और ये वर्षा भी बहुत कुछ कह सकते हैं कि कुछ महीनों के दौरान केंद्रित होती है, और इसलिए इन क्षेत्रों में वर्षा परिवर्तनशीलता अधिक होती है। ठीक है, तो ये क्या है, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो, दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है भारत में अक्टूबर महीने के मौसम को अक्टूबर की गर्मी कहा जाता है, और भारत में इस घटना का संभावित कारण क्या होगा? ऑप्शन ए है सितंबर विषुव की घटना के कारण, सेकंड है दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के कारण, थर्ड है उत्तर पश्चिम क्षेत्र से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण, फोर्थ है उत्तर पूर्वी मानसून की अनुपस्थिति के कारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी के कारण। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं इस चीज को, लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में साफ आसमान और तापमान में क्या होता है, वृद्धि देखी जाती है। भाई जमीन अभी भी नम है, उच्च तापमान और आर्द्रता की स्थिति के कारण मौसम काफी क्या होता है, दमनकारी हो जाता है, और इसे आमतौर पर अक्टूबर की गर्मी के रूप में हम लोग जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है सबसे लंबी तटरेखा होने के बावजूद भारत सरकार ने हाल ही में गुजरात और पश्चिम बंगाल में ज्वारीय परियोजनाओं का दोहन करना बंद कर दिया है। इस निर्णय का सर्वोत्तम संभावित कारण क्या होगा? ऑप्शन ए है इन तटों पर ज्वार बहुत कम आते हैं, सेकंड है ज्वारीय पौधों की स्थापना से गंभीर पारिस्थितिकी क्षति होती है, थर्ड है ये परियोजनाएं आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है, और फोर्थ है कि इस ऊर्जा का उपयोग करने के लिए दुनिया में कोई तकनीक व्यवहार्यता भी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये परियोजनाएं आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि याद रखना गुजरात और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन की जो गंगा डेल्टा है उनमें महासागर आधारित जो ज्वारीय परियोजनाएं हैं उनको उच्च पूंजी लागत के कारण रिलेटेड जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें, उनके द्वारा रद्द कर दिया गया है। ठीक है, उनके द्वारा रद्द कर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कोर हीट वेव जोन यानी कि CHZ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक। सेकंड है मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक। थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात, और फोर्थ है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्योंकि CHZ में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र में विदर्भ है, गंगीय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से हैं, तटीय आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, ये सब इसमें शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है भारत में वेटलैंड प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसके? वेटलैंड प्रबंधन के संबंध में। फर्स्ट स्टेटमेंट है हाल ही में भारत का पहला समर्पित वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र CWCM चेन्नई में स्थापित किया गया है। सेकंड है इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन केंद्र यानी कि NCSCM के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया है। थर्ड है यह आर्द्र भूमि पर काम करने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ साझेदारी और नेटवर्क का समर्थन करेगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है?
तो देखिए दोनों तीनों स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें तो तीनों के तीनों ही गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र, भारत का पहला वेटलैंड प्रबंधन केंद्र चेन्नई में स्थापित किया गया है। कहां पर स्थापित किया गया है? चेन्नई में। ठीक है, कहां पर? चेन्नई में। भारत का पहला संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहां पर है? चेन्नई में स्थापित किया गया है। और CWCS को देखें, सॉरी इसने गलत नहीं पूछा, हम लोगों से सही पूछा है, तो ये जो स्टेटमेंट है अपना करेक्ट होगा। मैंने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया, मैंने देखा कि कौन सा सही नहीं लगा मुझे, लेकिन सही पूछ रहा है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे ठीक हैं, क्योंकि ये चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। और CWCM को पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत देखोगे तो चेन्नई में नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इसका हिस्सा बनना है इसको। और एक केंद्र आर्द्र भूमि शोधकर्ता जो हैं या जो नीति निर्माता हैं, जो प्रबंधक हैं या जो उपयोगकर्ता हैं, उनके लिए एक ज्ञान केंद्र के रूप में ये कार्य करेगा। यानी कि प्रासंगिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं उनके साथ साझेदारी और नेटवर्क बनाने में मदद करेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है भारत में लिथियम भंडार के संदर्भ में, किसके संबंध में? लिथियम भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है वर्तमान में भारत की लिथियम आयन बैटरी की मांग चीन, वियतनाम और हांगकांग से आयात से पूरी होती है। सेकंड है भारत ने हाल ही में कर्नाटक के मांड्या जिले में अपना पहला लिथियम भंडार खोजा है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं। क्यों करेक्ट हैं? क्योंकि वर्तमान में भारत की जो लिथियम आयन बैटरी है उसकी मांग चीन, वियतनाम और हांगकांग से आयात से पूरी होती है। पिछले 2 वर्षों में देखोगे तो इसका लिथियम आयात जो है लगभग $384 बिलियन में, उससे 3 गुना बढ़ करके $1.2 बिलियन हो गया है। और हाल ही में देखोगे तो कर्नाटक का जो मांड्या जिला है उसमें 1600 टन के लिथियम संसाधन पाए गए हैं। राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इनकी अब्रक बेल्ट में खोजपूर्ण गतिविधियां अभी भी की जा रही हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि भारत में चीनी उद्योग के बारे में, किसके बारे में? चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है भारत का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। सेकंड, गन्ना वजन कम करने वाली फसल है और इसीलिए उद्योग बाजारों के पास स्थित है। थर्ड है भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। और फोर्थ है गन्ना नियंत्रण आदेश 2018 में कहा गया है कि गन्ने के रस से सीधे इथेनॉल का उत्पादन केवल चीनी कारखानों के मामलों में ही किया जाएगा। तो नीचे दिए गए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं? ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, कपास उद्योग के बाद चीनी उद्योग भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। क्योंकि आप लोगों को बता दूं 1840 में पहला चीनी उद्योग बेतिया बिहार में स्थापित किया गया था। पहला चीनी उद्योग कहां पर? बेतिया बिहार में। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो हमारा वैसे ही गलत हो गया क्योंकि पहला बता रहा है सबसे बड़ा, लेकिन वो दूसरा है। गन्ना वजन कम करने वाली फसल है। गन्ने में चीनी का अनुपात इसकी किस्म के आधार पर देखोगे तो 9 से 12% इसके बीच होता है। और खेत से कटाई के बाद धुलाई के दौरान इसकी जो सुक्रोज सामग्री है वो सूखने लगती है, यानी कि चीनी की बेहतर रिकवरी इसकी कटाई के 24 घंटे के भीतर कुचलने पर डिपेंड करती है। इसलिए चीनी कारखाने गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के भीतर स्थित हैं। ठीक है ना, उद्योग उसके पास स्थित हैं। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है। थर्ड स्टेटमेंट, भाई
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है, याद रखिएगा। ब्राजील के बाद भारत विश्व का दूसरा, बिल्कुल सही बात है, सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। और महाराष्ट्र देश में अग्रणी कह सकते हो चीनी उत्पादक के क्षेत्र में या उसके रूप में उभरा है और देश में चीनी के कुल उत्पादन का 1/3 से अधिक उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश देखोगे तो चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चीनी कारखाने जो है 2 बेल्टों में केंद्रित हैं, गंगा यमुना दोआब और तराई क्षेत्र में। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। फोर्थ में कह रहा है गन्ना नियंत्रण वाली बात, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 इसके तहत केंद्र सरकार ने जो है गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 में देखोगे और संशोधन करने के लिए गन्ना नियंत्रण संशोधन आदेश 2018 बनाया। इसके अकॉर्डिंग क्या था, गन्ने के रस से सीधे इथेनॉल के उत्पादन की अनुमति दी जाएगी केवल चीनी कारखानों को। तो चौथा स्टेटमेंट हमारा ठीक है, यानी कि 1 और 2 गलत है और 3 और 4 सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इंडोनेशिया लगभग 130 सक्रिय ज्वालामुखियों का घर है। इस भौगोलिक विशेषता का संभावित कारण क्या हो सकता है? इसने फर्स्ट दिया है यह बर्मा बेल्ट और सुंडा प्लेट का अभिसरण क्षेत्र है। सेकंड है एशियाई प्लेट के नीचे हिंद महासागर की पपड़ी के नीचे खिसकने से यह विशेषता उत्पन्न हुई। तीसरा है यह भारतीय प्लेट और फिलीपींस समुद्री प्लेट के बीच परिवर्तन प्लेट सीमा है। और फोर्थ है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट द्वारा निर्मित अपसरण प्लेट सीमा है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशियाई प्लेट के नीचे हिंद महासागर की पपड़ी के नीचे खिसकने से यह विशेषता उत्पन्न हुई। ये क्योंकि इंडोनेशिया में देखोगे तो अधिकांश ज्वालामुखी सुंडा ज्वालामुखी आर्क से रिलेटेड हैं, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि NW सुमात्रा से बांदा सागर तक 3000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ये ज्वालामुखी चाप एशियाई प्लेट जो होती है उनके नीचे हिंद महासागर की पपड़ी जो होती है जब वो दब जाती है तो उससे उत्पन्न होता है। और इसमें क्षेत्र के 76% ज्वालामुखी इसमें शामिल होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आज के ज्योग्राफी सेक्शनल टेस्ट 1 के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए और उम्मीद करता हूं कि सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में अगले लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।